Hello students, welcome all of you to the online platform of Achievers Education. Students, थोड़ा लेट आने के लिए माफी चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा लेट आ गए कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हम लोग एक डिजिटल बोर्ड की अरेंज कर रहे थे और वो आने में थोड़ा देरी हो गया, हल्का सा देरी हो गया। इसकी वजह से हम लोग जो जीओसी का लेक्चर नंबर 5 तक चले थे, आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 जाएंगे और वो भी आपके सामने एक डिजिटल बोर्ड के जरिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहले क्या पढ़े थे आपको हल्का सा मैं रिवाइज करवा देता हूं बच्चों। लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक, यानी लेक्चर फ्रॉम लेक्चर 1 टू लेक्चर 5 वी हैव कंप्लीट ऑल द इफेक्ट्स, दैट इज मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपरकंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था जब भी हम लोगों का इफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन की तरफ चलेंगे। तो आज का जो लेक्चर नंबर 6 है उसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखिएगा और वही एप्लीकेशन में हम लोग पहले शुरू करेंगे फटाफट इन एसिड बेस केमिस्ट्री। यानी क्या शुरू करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, application of electronic displacement in acid base chemistry, है ना। ध्यान से देखिएगा प्लीज बच्चों। चलो शुरू करते हैं। तो एसिड बेस केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का क्या रोल होता है। तो पहले बच्चों जैसे कि जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं ना, उससे पहले उसके बारे में डिटेल्स हम लोगों को पता होना चाहिए कि वो टॉपिक कहाँ से, वो टॉपिक क्यों पढ़ेंगे, हमारे डेली लाइफ में उसका इस्तेमाल क्यों होता है ना। जैसे हम कोई भी टॉपिक मान लीजिए आप पढ़ते हैं, ये 3 चीजें तो आपके सामने आता ही आता है ना। ऐसे तो आप कोई भी टॉपिक को बिना जाने या बिना उसका इस्तेमाल अगर नहीं होता है तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं पे किसी जगह पे भी उस टॉपिक का इस्तेमाल होता है ना। वैसे ही अगर हम लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा प्लीज, यहाँ पे एसिड और बेस की बात कर रहे हैं ना बच्चों, एसिड की बात कर लेते हैं पहले। जैसे कि बच्चों एसिड को डिफाइन करने के लिए ना, जैसे कि 10th में आप पढ़ते आए होंगे ना लिटमस पेपर के बारे में, कोई रेड को ब्लू करता है और ब्लू को रेड करता है ना, एसिड और बेस, उसी से आपको पता चलता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग 3 थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, हल्का सा 3 थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे और उन्हीं थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड किसको बोलेंगे, बेस किसको बोलेंगे, पता चल जाएगा आप लोगों को, है ना। चलिए पहला थ्योरी क्या है ध्यान से देखिएगा, आर्हेनियस कंसेप्ट। ध्यान से देखिए प्लीज। दूसरा बच्चों ध्यान से देखो, दूसरा नंबर 2 ब्रोमस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट। दिस इज नंबर 2। यानी कोई भी एसिड और बेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इन थ्योरी के जरिए। नंबर 3, चलिए आगे चलते हैं। नंबर 3 बताइए, लुईस कंसेप्ट। यानी कोई भी एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए आपके पास कितने कंसेप्ट है बच्चों, कुल मिलकर 3 कंसेप्ट है। आइए समझते हैं ये कंसेप्ट क्या बताते हैं। चलो ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू प्लीज आर्हेनियस के हिसाब से, आर्हेनियस बाबा ने क्या बोले, अगर कोई आप उसको एसिड बोलते हैं या कोई भी सब्सटेंस को आप एसिड बोलते हैं तो कैसे बोलेंगे, इफ इट गिव्स H+ आयन इन वाटर। यानी कोई भी चीज वाटर में जाने के बाद अगर H+ आयन, जिसको आप प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, डोनेट करता है या देता है तो आप उस चीज को एसिड की तरफ ट्रीट कर सकते हैं। यानी H+ डोनर
इन वाटर, तो आप उसको किसका नाम दे देंगे जी, बोलिए, एसिड का नाम दे देंगे, है ना। वैसे ही बेस किसको बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, बेस क्या होता है, ध्यान में रखिएगा प्लीज। बेस, आरएनएस बाबा ने बताया कि बेस आप किसको बोलेंगे, अगर इफ it gives OH minus ion in water, यानी सिंपल सा बात यही हुआ बच्चों, अगर H प्लस आयन डोनेट करता है वाटर में तो आप उसको एसिड का नाम दे दीजिए, अगर वाटर में OH माइनस आयन डोनेट कर रहा है तो आप उसको बेस का नाम दे दीजिए। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं HCl, और HCl को जब आप पानी में डालेंगे तो जो यहाँ पे H प्लस प्लस Cl माइनस का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे H प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर H प्लस का फॉर्मेशन होता है तो आप उसको एसिड का नाम दे देंगे अकॉर्डिंग टू आरएनएस। वैसे ही और एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं, चलो बच्चों, ये भी सुविधा है क्या हमारे पास, बढ़िया। चलिए NaOH, है ना, बताइए NaOH को जब भी आप पानी में डालेंगे तो चलिए Na प्लस प्लस OH माइनस ऐसे टूटता है, तो बताइए यहाँ पे किस आयन का फॉर्मेशन हुआ, यस सर, OH माइनस आयन का फॉर्मेशन हुआ। तो अकॉर्डिंग टू आरएनएस H प्लस डोनर एसिड, OH माइनस डोनर इन एसिड, लेकिन वो डोनेट पानी में करना चाहिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं, इस बात को आगे लेते हैं प्लीज। अब देखते हैं ब्रोंस्टेड और लोरी बाबा ने क्या बताया। इन्होंने क्या बताया, सिंपल सा बात है, अगर कोई भी सब्सटेंस H प्लस डोनेट करता है इन एनी मीडियम, इसने क्या बताया, H प्लस डोनर इन वाटर, लेकिन इसने क्या बताया, H प्लस डोनेट होगा, लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वाटर मीडियम नहीं चाहिए, कोई भी मीडियम उसके साथ चल जाएगा। H प्लस डोनर एसिड, वैसे ही H प्लस एक्सेप्टर, आप उसको बेस बोल देंगे, इसको एसिड का नाम दे देंगे। सिंपल सा बात यही हुआ बच्चों, अगर H प्लस डोनेट करता है तो एसिड, H प्लस एक्सेप्ट करता है तो बेस। एग्जांपल से समझते हैं, आइए एक छोटा वाला एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, तो पूरा रनिंग में है ना। अच्छा, NH3 प्लस वाटर, ध्यान रखिएगा प्लीज। जब भी आप NH3 को वाटर में ऐड करने जाएंगे, या एक NH3 लेंगे और एक वाटर लेंगे, बच्चों यहाँ पे नाइट्रोजन के पास, जी बताइए, लोन पेयर है ना, और वाटर को आप ऐसे लिख सकते हैं HOH, है ना। यहाँ पे डेल पॉजिटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव। आप जानते हैं कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है बच्चों क्या करेगा, बोलिए, इस हाइड्रोजन को ले लेगा। अगर ले लेता है जी, जो एक्सेप्ट करता है, ध्यान से देखिएगा, उसको आप क्या किसका नाम दे देंगे, जो एक्सेप्ट करता है, जिसने एक्सेप्ट किया, बोलिए बेटा, बेस। H प्लस एक्सेप्टर, बेस। जिसने डोनेट किया, किसने डोनेट किया, वाटर, बोलिए एसिड, एसिड, है ना। तो यही था ब्रोंस्टेड और लोरी कांसेप्ट, H प्लस डोनर एसिड, H प्लस एक्सेप्टर, बेस, और एक एग्जांपल के जरिए मैंने आप लोगों को समझा दिया, है ना। चलिए अब चलते हैं लुईस बाबा की तरफ। लुईस बाबा ने क्या बताया, ध्यान में रखिए, ध्यान से देखिए प्लीज, फोकस आप लोगों का बोर्ड पे होना चाहिए। अभी बिल्कुल कुछ भी मत लिखा कीजिए, मेरे साथ पहले समझिए इस बात को, फिर ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका स्लाइड मैं आप लोगों के पास पहुंचा दूंगा, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों के लिए, है ना। चलिए लुईस बाबा ने क्या बताया, ध्यान रखिए। इसने क्या बताया, अगर लोन पेयर
कोई भी सब्सटेंस या कोई भी चीज या कोई भी कंपाउंड लोन पेयर डोनेट कर रहा है, डोनर, तो इन्होंने बोले कि उसको आप बेस का नाम दे दीजिए। यानी लोन पेयर का डोनेशन होता है, जो भी डोनेट करेगा उसको आप बेस का नाम दे दीजिए। तो ऐसे ही बताइए, लोन पेयर एक्सेप्टर, आप उसको बोलिए जी एसिड का नाम दे दीजिए। सिंपल सा बात यही हुआ कि लोन पेयर डोनर बेस, लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। कौन सा लेने का, ये वाला लेते हैं, अच्छा लग रहा है। चलिए BF3 प्लस NH3। बताइए बोरोन के पास, जी सर बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है ना, एक वैकेंट ऑर्बिटल, ये खाली है, वैकेंट ऑर्बिटल। और अगला जी अमोनिया के पास एक लोन पेयर है। अगर लोन पेयर है, यस किसी के पास लोन पेयर है और वो डोनेट कर सकता है, तो आप उसको बेस का नाम दे दीजिए। किसके पास खाली ऑर्बिटल है या वो ऑर्बिटलों में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पूरा खाली पड़ा है, यानी किसी के पास खाली है तो वो ले सकता है। यानी ये क्या करें बताइए, बताइए यहां पे बताइए जी, ये डोनेट कर सकता है। अगर डोनेट कर सकता है तो इसको आप बेस का नाम दे दीजिए, लुईस बेस। जी हाँ, यहां पे ये एक्सेप्ट कर सकता है। बताइए क्यों एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि इसके पास एक खाली ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, तो इसको आप एसिड का नाम दे दीजिए। चलिए, तो कुल मिलकर बात यही हुआ बच्चों, तीनों साइंटिस्ट ने, या जो तीनों बाबा है हमारे पास, है ना, मैं बाबा ऐसे बोलता हूँ। चलिए आरएनएस में क्या होता है? H प्लस डोनेट इन एसिड एक्वस मीडियम, एसिड बोलेंगे। OH माइनस डोनर इन एक्वस मीडियम, बेस बोलेंगे। फिर अगला ब्रोंस्टेड, बताइए जी ब्रोंस ने क्या बताया? यस यस यस, H प्लस डोनर एसिड, H प्लस एक्सेप्टर बेस। फिर अगला लोन पेयर डोनर बेस, लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड। आई होप कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे। चलिए फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं आपको स्लाइड भी दे दूंगा। आगे चलते हैं बच्चों प्लीज। अगला बच्चों अगला क्या डिस्कस करेंगे, ध्यान में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा प्लीज। हम लोग अभी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही से सारा कहानी शुरू होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ, मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, है ना, नीट के एग्जाम की बात कीजिए या कोई भी बोर्ड एग्जाम की बात कीजिए, आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपके सामने 4 एसिड दे दिया गया है ना, यानी कुछ भी मान लीजिए A, B, C, D, 4 एसिड्स, और पूछा गया है कि इनमें से किस एसिड का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इनमें से कौन सा है? यस, तो आप कंपैरिजन करने जाएंगे कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। तो वही चीज आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं कि अगर आपके पास बहुत सारे एसिड्स है और उन्हीं एसिड्स में आपको एक ऑर्डर निकालना है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। आइए चलते हैं, देखते हैं और कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम निकाल सकते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा प्लीज। चलिए मान लीजिए कोई भी एसिड है HA, ये कैसे टूटेगा? बोलो, H प्लस प्लस A माइनस, इसको आप क्या बोलते हैं बेटा? कैटायन। जी इसको आप क्या बोलेंगे? एनायन। ऐसे तो टूटता है। अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं, एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपने Ka वैल्यू के ऊपर, यानी Ka का मतलब होता है एसिड कंस्टेंट। कैसे डिफाइन करते हैं Ka? यहां से, है ना, बताइए, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस
sorry, concentration of H plus in concentration of A minus upon HA। ऐसे तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं जब मैथमेटिकली अप्लाई करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे हम कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ डिफाइन करेंगे बच्चों, यही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एसिड का स्ट्रेंथ हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान में देखिए। ये जो Kf वैल्यू है ना, या आप एसिडिक स्ट्रेंथ बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। Ka का मतलब एसिड कांस्टेंट होता है, तो Ka बताइए। और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन में रिलेशन क्या है जी, बताइए। यस सर, यानी यहां पे हम क्या पाए, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। अगर कोई भी एसिड का जो आनायन फॉर्मेशन होता है ना, जब भी आप एसिड को ब्रेक करेंगे वहां से H+ निकलेगा और वहां पे एक आनायन बन जाएगा। ध्यान में रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एसिड का अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, रिमूव। पहला स्टेप क्या होना चाहिए आपके पास, प्लीज बच्चों, रिमूव द हाइड्रोजन। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए बताइए, रिमूव करने के बाद क्या बन जाएगा, यस, मेक एनायन। And check the stability of an ion। और यहां पे हम लोग साफ साफ लिख चुके हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताइए जी, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन। यानी कुल मिलकर बात यही हुआ, कोई भी एसिड का अगर हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे तो हम लोग उसका स्टेबिलिटी के पास जाना पड़ेगा, यानी जो अनायन फॉर्मेशन हो रहा है उस अनायन का स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। यस, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन यानी अनायन एक इंटरमीडिएट है और इंटरमीडिएट को स्टेबल बनाने के लिए इफेक्ट्स पढ़े हैं, यस, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपरकन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, यही पे तो इस्तेमाल होता है बच्चों। तो आप जो बोले थे ना सर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल कहां पे होता है, तो जो इस जगह पे होता है, जब ये आनायन बन जाएगा ना, ध्यान से रखिएगा प्लीज प्लीज प्लीज, जब ये आनायन बन जाएगा उसी आनायन को स्टेबल करने के लिए हम लोग जो भी फैक्टर्स पढ़े हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपरकन्जुगेशन, इन सभी फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। यानी कुल मिलकर बात यही हुआ कि कोई भी एसिड का अगर स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे तो उसका स्टेबिलिटी ऑफ आनायन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उस एसिड का जो आनायन फॉर्मेशन हो रहा है ज्यादा स्टेबल है तो बता दीजिए स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, यानी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। अगर उस एसिड का आनायन का जो स्टेबिलिटी है कम है तो बताइए वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, यानी वो वीक एसिड हो जाएगा, मतलब उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, है ना। टोटल कुल मिलकर बात यही हुआ, हम लोगों को स्टेबिलिटी ऑफ आनायन के बारे में पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ आनायन। फैक्टर्स affecting stability of an ion। यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो अनायन के स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ध्यान में रखिएगा। एक सीरीज में बता रहा हूं, यानी एक ऑर्डर में बता रहा हूं, उसी के हिसाब से आप लोगों को अप्लाई करना है ना। चलिए पहला फैक्टर है साइज। दूसरा, नंबर 2 इज योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नंबर 3 रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। नंबर 4
इंडक्टिव इफेक्ट। यानी आप लोगों को ये 4 फैक्टर्स को अप्लाई करना है जब भी आप लोग एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वहां पे आनायन का फॉर्मेशन होता है ना। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं कि साइज का फैक्टर एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। फटाफट शुरू करते हैं। साइज बच्चों, साइज ये पहला फैक्टर है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आयन। यानी जो आयन है उसके ऊपर साइज का क्या रिलेशन है? डायरेक्टली। यानी जिसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा उसका स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा। यानी साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आयन। और बताइए, अगर साइज स्टेबिलिटी के साथ आयन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या ऐसे लिख सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ कौन डिफाइन करता है? बताइए, आयन का स्टेबिलिटी। अगर आयन का स्टेबिलिटी ज्यादा है, कब ज्यादा होगा? जब साइज बड़ा होगा। अगर साइज बड़ा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K वैल्यू, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pK वैल्यू। इसको याद रखना है ना। अगर K के साथ डायरेक्टली है तो pK के साथ बोलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। चलो भाई चलो, एग्जांपल फाइंड the order of acidic strength in fluid। क्या दिया गया है सवाल? मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपके सामने ये सवाल आ जाता है, HF, HCl, HBr एंड HF। ये जो हैलोजन एसिड्स होते हैं ना, इनको हैलोजन एसिड हम बोलते हैं। इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। कैसे बताएंगे बच्चों? मैंने पहले ही बता दिया था। अगर आप इस स्लाइड की बात करेंगे, कहां गया ये वाला, देखिए प्लीज बताइए। पहले क्या करना है? रिमूव द हाइड्रोजन, प्रोसेस के हिसाब से जाइए। दूसरा, मेक अनायन, अनायन बताइए या अनायन बनाइए। तीसरा, वो जो अनायन फॉर्मेशन हुआ है उसका स्टेबिलिटी चेक कीजिए। और स्टेबिलिटी चेक करने के लिए पहला फैक्टर आपके पास है साइज। चलिए अप्लाई करते हैं इसको, ध्यान रखिए प्लीज। तो पहले अनायन बना दीजिए। सबसे पहला बात अनायन। यहां से बताइए, हाइड्रोजन निकलने के बाद सर F माइनस, यहां से सर Cl माइनस, यहां पे सर ब्रोमीन माइनस, Br माइनस, और यहां पे I माइनस। पहला काम यही होना चाहिए, हाइड्रोजन को निकाल दीजिए या रिमूव द प्रोटॉन। अब बताइए साइज जैसे कि आप जानते हैं ये सारे के सारे ग्रुप 17 के ग्रुप 17 और 17 में होता है खतरा, बहुत खतरा होता है। चलिए ग्रुप 17। अगर आप पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा आपको अगर जानकारी होगा, जब भी हम टॉप से बॉटम जाएंगे यानी कोई भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, वहां पे साइज का इंक्रीज होता है। यानी यहाँ पे साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा I माइनस, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर बताइए लास्ट में F माइनस। अब तो आप लोगों को पता चल चुका होगा, अगर साइज का ऑर्डर यही है और साइज स्टेबिलिटी ऑफ आयन के हिसाब से, या अगर जब भी कंपेयर करेंगे साइज और स्टेबिलिटी ऑफ आयन का, तो उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो बताइए, अगर ये साइज का ऑर्डर है तो स्टेबिलिटी ऑफ आयन क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ आयन सर बिल्कुल सेम ऑर्डर फॉलो होगा, सेम। अगर यही ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ आयन का है तो जिसका आयन ज्यादा स्टेबल है उसका एसिड ज्यादा एसिडिक है। यानी अगर I का आयन ज्यादा स्टेबल है तो बताइए HI सबसे ज्यादा एसिडिक होगा,
फिर HBr, फिर HCl, फिर HF, यानी सबसे एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो बताइए कौन जीत जाएगा? पहले HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, उसके बाद HF। ये ऑर्डर आपको आना चाहिए। बच्चों सिंपल सा बात यही हम यहाँ पे हम किए। अगर हम साइज की बात कर रहे हैं तो जिसका साइज सबसे बड़ा है या ज्यादा है उसका स्टेबिलिटी ऑफ आयन सबसे ज्यादा है। और यहाँ पे हम लोग देखें कि आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन इनके बीचों में सबसे ज्यादा साइज आयोडीन का है। अगर साइज उसका ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ऑफ आयन भी ज्यादा होगा। अगर स्टेबिलिटी ऑफ आयन ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। चलिए दूसरा फैक्टर पे चलते हैं और दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। चलो और एक सवाल ले लेते हैं बच्चों, और एक सवाल है, कर लेते हैं इसको भी, ये भी अच्छा लगेगा आप लोगों को। मान लीजिए यहाँ पे फिनोल दिया गया है और यहाँ पे SH दिया गया है। चलिए बनाए इसको। Find the order of acidic strength. Find the order of acidic strength. यानी किसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है? मैंने पहले ही बताया था, एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर सवाल आता है तो पहला हाइड्रोजन को निकालिए, आनायन बनाइए, और जिसका आनायन सबसे ज्यादा स्टेबल है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो पहला चलते हैं सर, प्रोसेस को फॉलो करेंगे, है ना? प्रोसेस को पता है, यहां से अगर हाइड्रोजन जाता है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, O-। अगला यहां पे अगर हाइड्रोजन निकलता है तो सल्फर के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं ऑक्सीजन सल्फर ओल्ड स्टाइल से पीको यानी चीटिंग करना है, कॉपी करना होता है। यानी ऑक्सीजन फिर सल्फर सेलेनियम, मतलब जब भी आप पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम जाएंगे एक ट्रेंड बन जाता है साइज इंक्रीज होने का, मतलब सल्फर का जो साइज है वो बड़ा है ऑक्सीजन के साइज से। दिस इज ऑर्डर ऑफ साइज। बताइए अगर ये साइज का ऑर्डर है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आयन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? मान लीजिए इसको A दे दीजिए, इसको B, एसिडिक स्ट्रेंथ B is greater than A। ये दो एग्जांपल से आप लोग समझ गए होंगे कि हम एसिडिक स्ट्रेंथ को साइज के फैक्टर के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए अगला चलते हैं। अगला आपके पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वैसे ही बच्चों ये भी ऐसे ही कुछ है, सेम ही है फैक्टर। क्या फैक्टर है ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आयन। स्टेबिलिटी ऑफ आयन यानी जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, यस, उस आयन का स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा है। लेकिन पहले अप्लाई करना है साइज को, फिर उसके बाद आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाना है। अगर साइज लगभग सेम रहता है, उसमें अगर डिफरेंस ज्यादा नहीं है, जैसे कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनमें साइज का फर्क उतना ज्यादा होता ही नहीं, होता है लेकिन उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो उस जगह पे आप साइज के हिसाब से आंसर नहीं दे सकते। यानी वहां पे आप लोगों को दूसरे फैक्टर पे जाना पड़ेगा और वो फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आयन। अगर स्टेबिलिटी ऑफ आयन ज्यादा है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। तो चलिए डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। मान लीजिए वैसे ही आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, आपके सामने ये सवाल आया है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। चलिए ले लेते हैं HF, फिर H2O, अगला NH3 एंड CH4। इनमें से बताना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए। पहले एक ट्राई कीजिए आप लोग। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। बच्चों जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात आएगा तो एक ही बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि एक प्रोसेस को फॉलो कीजिए।
वो क्या प्रोसेस है? पहले रिमूव द हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, सर F- बन जाएगा, यहाँ पे सर OH- बन जाएगा, यहाँ पे सर NH2 नेगेटिव, सर यहाँ पे एक हाइड्रोजन जाता है तो CH3 नेगेटिव बन जाएगा। पहला प्रोसेस काम हो गया, हाइड्रोजन को निकाल दिए, आयन बना दिए। अभी इसमें इफेक्ट्स को अप्लाई करते हैं जो भी हम लोग सीखे हैं। बताइए, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये चारों के चारों सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं और इनमें साइज का फर्क है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, या ऐसे मान सकते हैं लगभग सेम है, लगभग मान सकते हैं, है ना बच्चों? यानी साइज का मामला उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, लगभग सेम जैसा ही साइज है। अगर सेम साइज है तो बताइए, पहला फैक्टर काम नहीं किया। अब चलते हैं दूसरा फैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आपको अगर पता है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है यस यहाँ पे फ्लोरीन का, यानी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद कार्बन का। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, कहाँ लिखूं, यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, है उसके बाद बोलिए क्लोरीन, उसके बाद कार्बन। बस इतने में आपका हो जाएगा, काम बन जाना चाहिए, है बच्चों। सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, उसके बाद दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आप इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, आप लोगों को सुस्पिक सर इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे, क्योंकि उस साइड से अभी इनऑर्गेनिक चलेगा, इस साइड से हम लोग ऑर्गेनिक कंप्लीट करेंगे, है चलिए। अब बताइए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है? फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे हम लोग देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आयन। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसका स्टेबिलिटी ऑफ आयन ज्यादा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। बताइए इसका ज्यादा हो जाएगा HF, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। फिर H2O, फिर NH3, फिर मीथेन। तो आई थिंक यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बात अच्छे से देख लीजिए, ये दोनों फैक्टर को हम लोग कैसे अप्लाई किए हैं। चलिए अगर देखिए तो आगे चलते हैं अभी नंबर 3 फैक्टर की तरफ, जिसका नाम है रेजोनेंस। चलिए क्या इसको आराम से लिख लीजिए, पहले हल्का सा देख लीजिए क्या क्या मैंने पढ़ाया। पहले यहाँ पे स्लाइड और कर देता हूँ। पहले बताया आप लोगों को एसिड और बेस और कैसे होते हैं, लुईस कांसेप्ट, ब्रोंस्टेड एंड ल्यूरी कांसेप्ट, फिर आर्हेनियस कांसेप्ट। फिर अगला आप लोग क्या देखे, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। अगर कहीं पे भी एसिडिक स्ट्रेंथ की चर्चा हो रही है तो वहां पे स्टेबिलिटी ऑफ आयन की बात करेंगे, और स्टेबिलिटी ऑफ आयन किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, लास्ट वन इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। फिर हम लोग आगे चले और आगे चल के हम लोग साइज के बारे में पढ़े, है ना। ध्यान में रखिएगा, ये वाला साइज वाला फैक्टर पढ़े। फिर साइज के बाद हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे चले गए हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों रेजोनेंस की तरफ। चल गुरु ओजस्वी रेजोनेंस। ध्यान रखिएगा प्लीज। रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आयन। यानी अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ एनएन की बात करेंगे और आप बोल सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, बात तो बराबर है ना बेटा, क्योंकि ये दोनों में रिलेशनशिप क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा एक ही फार्मूला से पूरा काम खत्म हो जाएगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एन इफेक्ट, is directly proportional to minus I effect, inversely proportional to plus n, or inversely proportional to plus I plus H effect.
सिंपल सा बात है, ये पूरा ब्रह्मास्त्र है आपको के लिए। बस इसका इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए, है ना? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना? चलो, यानी जो एनायन फॉर्मेशन हुआ है आपके पास, उस एनायन का अगर स्टेबिलिटी चेक करना है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस बात को ध्यान में रख लीजिए, दिमाग में आप लोग रख लीजिए। चलिए सवाल करते हैं, सीधा सवाल पे चलते हैं कि कैसे यस माइनस एम इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट एक एनायन का स्टेबिलिटी बढ़ाता है, और कैसे प्लस एम इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट एक एनायन का स्टेबिलिटी कम कर देता है। और एक बात, रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। ऐसे मान सकते हैं कहीं पे अगर एक मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है और उस रेजोनेंस की वजह से वो जो एनायन स्टेबल बन रहा है, और एक दूसरा मॉलिक्यूल है जहां पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, बच्चों जहां पे रेजोनेंस होता है वहां पे जो एनायन है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, जहां पे रेजोनेंस ना होता है उसके कंपैरिजन में। यानी एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों, सीधा एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना? एक क्वेश्चंस ले लेते हैं। चलो मान लीजिए ये दिया गया है, which is more acidic, which is more acidic। क्या दिया गया है सवाल, ध्यान से देखिएगा प्लीज। एक दिया गया है एसिटिक एसिड एंड, और दिया गया है एक अल्कोहल। बताइए, ट्राई कीजिए किसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। एक एसिटिक एसिड दिया गया है और दूसरा अल्कोहल दिया गया है। यस सर, प्रोसेस को फॉलो करेंगे। प्रोसेस क्या बताया सर, पहले रिमूव द हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद सर एनायन बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O O पे नेगेटिव। यस चलिए आगे चलते हैं सर, यहां से CH3 CH2 O माइनस, अब फैक्टर को अप्लाई करना है। पहला फैक्टर साइज सब बराबर है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सर ऑक्सीजन के ऊपर है, ये सारा केवल ऑक्सीजन का है सर, ये भी तो सेम ही है। नंबर 3 फैक्टर सर रेजोनेंस की बात कर रहे हैं ना आप। यस सर रेजोनेंस की बात कर रहा हूं, तो बताइए यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, डबल सिंगल डबल, ओ माय गॉड कितनी बार बता चुका हूं आप लोगों को, अगर दुनिया में कहीं पे भी डबल सिंगल डबल है वहां पे रेजोनेंस प्रेजेंट है, और रेजोनेंस हमेशा स्टेबल बना देता है। यानी यहां पे क्या हो जाएगा, दिस anion is here, the anion is sterilized by resonance। और यहां पे इसकी बात सर कर रहे हैं डबल सिंगल, ओ माय गॉड यहां पे तो रेजोनेंस है ही नहीं, अगर रेजोनेंस नहीं है तो स्टेबल भी नहीं है, नो रेजोनेंस। ये बच्चों अगर रेजोनेंस नहीं है, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड, प्यार से बोलिए ना, लोकलाइज्ड। अगर रेजोनेंस है तो डीलोकलाइज्ड। और कोई भी आयन अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि पिछले में बताया था आप लोगों को। बताइए रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, बताइए क्या हो जाएगा, किसके एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा सबसे, जी भाई, यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है is more acidic than ethyl alcohol। ethyl alcohol रीजन क्यों भाई, रीजन इसलिए यही हुआ कि सर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है
वहां पे जो आनायन फॉर्मेशन हुआ है, दैट आनायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। हियर नो रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस नहीं है तो लोकलाइज्ड है और वो अनस्टेबल है। किसके कंपैरिजन में? कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में। चलिए ध्यान से देखिए कैसे रेजोनेंस स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। यहाँ पे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसको। अच्छा क्या हो गया, इसको यहाँ पे शिफ्ट करके फिर यहाँ पे शिफ्ट करके आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, है ना बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, बिटवीन क्वेश्चन alcohol and water, which is more acidic? More acidic, है ना? ध्यान रखिए प्लीज। अभी बस सवाल ही करेंगे, जो भी कंसेप्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। जो माइनस आई का भी कंसेप्ट बताया मैंने, स्टेबिलिटी ऑफ आनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड माइनस आई and inversely proportional to electron donating effect, यानी inversely proportional to plus I plus n, उसका इस्तेमाल हम लास्ट में करेंगे। अभी फिलहाल कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एसिड बेस केमिस्ट्री। चलिए बताइए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो पहला काम सर यहाँ पे इथाइल अल्कोहल है, कुछ भी ले लीजिए, मिथाइल ले लीजिए। अच्छा हो मिथाइल अल्कोहल ले लीजिए, मिथाइल अल्कोहल है ना। बताइए मिथाइल अल्कोहल CH3OH वाटर H2। पहला काम बताइए, प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अगर प्रोसेस को फॉलो करना है पहले हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, निकालने के बाद आनायन बना दीजिए CH3O-, यहां पे OH-। ओ माय गॉड, बताइए पहला फैक्टर जी साइज, दोनों तो ऑक्सीजन ही है तो साइज का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही बात, दोनों के दोनों भाई, अरे दोनों भाई तो ऑक्सीजन ही है ना बेटा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई तो रोल ही नहीं है यहाँ पे। अगला चलते हैं रेजोनेंस, ये भी लोकलाइज्ड है, डबल सिंगल डबल नहीं, ये भी लोकलाइज्ड है। लेकिन नंबर चौथा फैक्टर आपके पास था जी, बताइए चौथा फैक्टर सर इंडक्टिव इफेक्ट। ओ माय गॉड, यहाँ पे ये जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है। और मैंने आप लोगों को अभी साफ साफ बताया था कहां पे यस, अगर कहीं पे भी प्लस आई या प्लस एच इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट आता है तो वहां पे स्टेबिलिटी ऑफ आनायन कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ध्यान में देखिए प्लीज प्लीज प्लीज, यानी यहां पे ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डिक्रीजेस, है ना, डिक्रीज कर जाएगा। अगर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डिक्रीज हो जाता है, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, यानी इसको डिक्रीज करने के लिए कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन बनेगा? यस सर, दिस वन इज मोर स्टेबल आनायन। यहाँ पे बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल हुआ है ना। अगर ये इसका आनायन का स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ, इसलिए बोला जाता है वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। क्या बोला जाता है? वाटर is more acidic than alcohol। बच्चों ये बिल्कुल भी मतलब मेरे लिए जो सिस्टम है पूरा न्यू है, मेरे को उतना ऑपरेट करना नहीं आता है ना। अगर कहीं पे बीच में कुछ भी मैं गलत लिख देता हूँ या फंक्शन कोई भी की गलत दबा देता हूँ तो बिल्कुल भी उसका चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे समय के साथ ये एडजस्ट होता रहेगा या हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला ओके बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से बताइए कोई ऑफ द फॉलोइंग
हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी जिनके बीच में देखेंगे बच्चों प्लीज ध्यान से देखिए, एक है अल्कोहल, दूसरा फिनोल। Which is more acidic, अल्कोहल और फिनोल? जी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। ये 12th के जो सिलेबस है ना उसमें पढ़ाया जाता है, एक टॉपिक हुआ करता है या अभी भी है वो टॉपिक अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर एंड ईथर। वहां पे अल्कोहल और फिनोल की जब आप एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो वहां पे ये सवाल आ जाएगा। बताइए जल्दी जल्दी बताइए। अल्कोहल ले लेते हैं CH3, जनरली मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं फिनोल। जी फिनोल का स्ट्रक्चर ये होता है OH। अब पहला काम प्रोसेस को फॉलो करेंगे बेटा, सेम ही बात करते हैं, बार बार मैं यही चीज बोल रहा हूं कि आप लोगों को प्रोसेस को फॉलो करना है। बताइए आनायन निकलने के बाद, सॉरी हाइड्रोजन निकलने के बाद CH3O-, यहां पे जी बेंजीन रिंग आपके पास है, यहाँ पे भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां पे मैं बेंजीन रिंग ऐसे अगर टच करता हूं तो बन जाता है, लेकिन मेरे को उतना पता नहीं है, सीख जाऊंगा थोड़ा थोड़ा ना। मैं भी अपने टीचर से सीखता हूं ना, जो भी मैं जिनसे सीख के आया हूं है ना उनसे भी मैं सीखता हूं, कोशिश करूंगा इसका जो पूरा फंक्शन है उन्हीं लोगों से मैं सीख जाऊं। चलिए बताइए सर, देखिए आपको प्रोसेस के हिसाब से जाना है, साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट। तो साइज का तो बात नहीं करेंगे, सही बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी बात नहीं करेंगे। नंबर 3 रेजोनेंस। बताइए ये लोकलाइज्ड और डिलोकलाइज्ड है? जी सर ये लोकलाइज्ड है। सर यहां पे यस यानी डबल सिंगल डबल है। अगर डबल सिंगल डबल है तो बच्चों रेजोनेंस से अभी मैंने बताया था कहीं पे रेजोनेंस प्रेजेंट है तो उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा, यानी हियर द anion is stabilized by resonance। है ना, अगर कोई भी आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा। अगर कोई आयन का स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगा, यानी फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ध्यान से देख लीजिए बच्चों, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, इस बात को अच्छे से देख लीजिए। मैंने आप लोगों को यही बताया कि कहीं पे रेजोनेंस प्रेजेंट है तो उस आयन का स्टेबिलिटी वहां पे बढ़ जाएगा, अगर कहीं पे रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे स्टेबिलिटी बढ़ेगा नहीं। चलिए अगला आज के लेक्चर का यानी लेक्चर नंबर 6 का ये लास्ट क्वेश्चन है, पहले आप लोग थोड़ा ट्राई कीजिए फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। आखिरी क्वेश्चन लेक्चर नंबर 6 का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए केबीसी खेलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति? बताइए which is more acidic? ये भी है क्या? Oh my God, which is more acidic? कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल। जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए प्लीज, जल्दी ट्राई कीजिए, जल्दी जल्दी बना दीजिए, पहले स्ट्रक्चर तो बना दीजिए। CH3 C डबल बॉन्ड O OH। फिनोल का स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाया था, बेंजीन रिंग के ऊपर OH। तो पहला यस सर प्रोसेस के हिसाब से चलेंगे, पर प्रोसेस से ही बोल रहा है कि भाई पहले काम करो तुम आयन बना दो। CH3 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव। अगर यहां पे हम आयन बनाते हैं तो फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, है इसको हम फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं। चलिए सीधा चलते हैं रेजोनेंस की तरफ, क्योंकि बाकी जो भी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज सारे सेम ही है। तो बताइए सर यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, बिल्कुल सर कैसे हो रहा है? ध्यान में देखिए यहाँ पे डबल सिंगल डबल
डबल, सिंगल, डबल, यानी यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट है। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे आइए, ओह माय गॉड सर, डबल, सिंगल, डबल, अरे यार यहाँ पे भी तो रेजोनेंस प्रेजेंट है। क्या बात हो गया भाई, दोनों के दोनों में रेजोनेंस अभी प्रेजेंट है, जबकि आप रेजोनेंस से आंसर देने जा रहे थे। कैसे बताएंगे? थोड़ा सोचिए कैसे बताएंगे जी। आंसर मिल गया हमें। क्या मिल गया? जो ध्यान से देखिएगा प्लीज, ध्यान से देखिए। मैं दो कांसेप्ट से इसको बता रहा हूं, यानी दोनों के दोनों सही है। आप जिसके हिसाब से समझना चाहते हैं समझ सकते हैं। पहला, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं, जो अमाइन बना हुआ है, अगर यहां पे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जाते हैं बच्चों, ये यहां पे शिफ्ट होगा, ये इसके ऊपर जाएगा, यानी यहां पे CH3C O पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा, है ना? हम देखिए पहले प्रॉब्लम क्या हुआ कि दोनों के पास साइज सेम है, बराबर है, और ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी दोनों में सेम है। और हम नंबर 3 फैक्टर को जब अप्लाई करने गए तो वहां पे दोनों में रेजोनेंस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आंसर हम कैसे देंगे बच्चों? उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद। बताइए, अगर यहाँ पे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, बताइए, अगर मैं इसका नाम दे दूं स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, बच्चों आप देख पा रहे होंगे ये दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, यानी इन स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं है, यानी हियर द टू स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट, मतलब दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स सेम है। लेकिन जब आप फिनोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जाएंगे, फिनोक्साइड है इनका, आई एम सॉरी, तो यहाँ पे बच्चों 5 स्ट्रक्चर आएगा, है ना? आप जीओसी का पहले लेक्चर पे जाइए, मैंने वहां पे आप लोगों को बताया था कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है, और वहां पे जो ये पांचों के 5 स्ट्रक्चर इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल स्ट्रक्चर्स होंगे, अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहां से आप समझ सकते हैं अगर कहीं पे इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो उसका स्टेबिलिटी जी मोर स्टेबल बन जाएगा। यस, क्योंकि इसके पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो सारे के सारे इक्वल स्ट्रक्चर है, तो वहां पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। और यहाँ पे जो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है उन पांचों में इक्वालिटी नहीं है, यानी है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेकिन अनइक्वल है, इसलिए बच्चों इसका जो स्टेबिलिटी है इसके हिसाब से थोड़ा कम हो जाता है। तो बताइए किसका ज्यादा होगा? जी सर, जिस आनायन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे हम देखें कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उस आनायन का स्टेबिलिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू फिनोल। यह कार्बोक्सिलिक एसिड is more acidic than फिनोल। यहाँ पे लिखा गया है फिनोल, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल के बीच में अगर हम कंपैरिजन करने जाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, है ना? ये तो था पहला। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है बच्चों? अगर यहाँ पे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, और इसमें एक हल्का सा ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, फिर ये जा रहा है यहाँ से, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, आप लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, है ना? ओ यहाँ पे नेगेटिव है ना, चलो, और यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ तक जाएगा, है ना? CH3CO पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड O। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन एटम टू ऑक्सीजन एटम जा रहा है, यानी देखिए पहले इस ऑक्सीजन वाले एटम के ऊपर था, अभी इस वाले पे जा रहा है, यानी नीचे से ऊपर जा रहा है, ऑक्सीजन एटम टू ऑक्सीजन एटम जा रहा है, यानी हियर द नेगेटिव चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन एटम टू ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे पहले तो ऑक्सीजन एटम के ऊपर था, जी सर था, अभी किस एटम के ऊपर जा रहा है? कार्बन एटम के ऊपर।
तो यहाँ से क्या पता चलता है बच्चों, जो ऑक्सीजन एटम होता है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है देन कार्बन एटम। अगर कहीं पे भी दुनिया में नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है, उसका स्टेबिलिटी अच्छा है। अगर कहीं पे एक नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है तो उसका स्टेबिलिटी थोड़ा कम है इन कंपैरिजन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन जा रहा है, ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चला जाएगा। लेकिन यहां पे बताइए है तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन इस वाली की बात करेंगे तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस की तरफ जा रहा है, यहाँ पे मोर से मोर की तरफ जा रहा है। तो आप खुद ही बता सकते हैं कि कोई भी नेगेटिव चार्ज हमेशा चाहेगा एक अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के ऊपर रहना, वो अच्छा पसंद करेगा। बताइए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल देन मोर टू लेस, इसलिए इस वाले आयन का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। अगर इस वाले आयन का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा, है ना। चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, है ना। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एसिड का जो जितना भी क्वेश्चंस है, एसिडिक स्ट्रेंथ का जितना भी क्वेश्चंस है, हम लोग उसको 2 लेक्चर में लेंगे, यानी लेक्चर 6 लेक्चर 7। यहाँ पे लेक्चर 6 और 7 में हम लोग एसिड की बात करेंगे, लेक्चर 8 में हम लोग बेस की बात करेंगे, यानी लेक्चर 8 में पूरा बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अगला लेक्चर 9 में हम लोग एरोमेटिसिटी की तरफ जाएंगे और लेक्चर 10 में एरोमेटिसिटी का कुछ सवाल बनाएंगे, जो कि आप लोगों का पहला जीओसी का जो 10 लेक्चर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसके बाद हम लोग फिर एक शेड्यूल बनाएंगे, उसी के हिसाब से हमारा जो ऑर्गेनिक का कोर्स है आगे लेके जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही, अच्छे से देख लीजिए और जो भी अभी स्लाइड्स में आप लोगों को पढ़ाया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच, जय हिंद।